गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेसन 9 का पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। इसका एक पार्ट और बचा है, इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। आज हमारे इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है प्रांतीय प्रशासन यानी प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम मुग़लों के प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है बेटा, किसी भी देश का शासन जो है वो सबसे मेन उसकी जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट होती है, थर्ड लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने प्रशासन की सुविधा के लिए जो था, उन्होंने मुग़ल एम्पायर को स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था। उस टाइम स्टेट्स को सूबा कहते थे, जैसे आज हम राज्य कहते हैं उस टाइम सूबा कहते थे। और हर सूबे का हेड जो होता था वो गवर्नर होता था, जिसे हम सूबेदार कहते थे। आज हम उसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। और हर सूबेदार जो था वो रोज़ के रोज़ बादशाह को अपने राज्य की रिपोर्ट प्रेजेंट किया करते थे कि आज उनके राज्य में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटित हुई, तो उसके बारे में वो बताते थे। फिर आपने बताना है कि हर सूबा आगे सरकारों में बटा होता था। अब सरकारों को हम आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, ज़िला कहते हैं, जैसे कि हरियाणा सूबा हो गया और करनाल सरकार हो गई। तो सरकार का जो हेड होता था वो फौजदार होता था, जिसके पास अपनी कैवलरी होती थी, घुड़सवार सेना होती थी, कैनन गनर्स होते थे, तोपची होते थे। यानी कि अगर सरकार के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो उसके पास अपनी आर्मी हुआ करती थी। फिर हम आगे बताएंगे कि सरकार जो थी वो आगे परगनों में डिवाइड थी। आज हम परगनों को तहसील कहते हैं, उस टाइम परगने होते थे। और इसके लुक आफ्टर जो थे वो 3 ऑफिसर्स किया करते थे। पहले नंबर पे थे कानून को, जो कि कीपर ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते थे, यानी कि वो ये देखते थे कि कहाँ से हमें रेवेन्यू मिल सकता है और उसका पूरा रिकॉर्ड रखते थे। सेकंड नंबर पे जो थे चौधरी होते थे, वो ये जो कर वगैरह टैक्सेस होते थे उनको कलेक्ट किया करते थे। थर्ड नंबर पे काजी होते थे। काजी का मेन काम जो था वो जस्टिस करना होता था, न्याय करना होता था। इसके बाद आपने बताना है कि शासन के प्रत्येक डिपार्टमेंट के पास जो थे अपने क्लर्क्स होते थे। उस टाइम क्लर्क्स को हम लिपिक कहते हैं। अकाउंटेंट्स होते थे, ऑडिटर्स होते थे और मैसेंजर्स होते थे। यानी जैसे आजकल हम डाकिया होता है तो उस टाइम पोस्ट मास्टर जैसे होते हैं, तो उस टाइम मैसेंजर्स होते थे। और ये सभी डिपार्टमेंट जो थे वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते थे, नियमों के अनुसार कार्य करते थे। और ये सब बादशाह के अंडर होते थे और अपनी पूरी रिपोर्ट ये बादशाह को दिया करते थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा रिटर्न काम था वो सारा पर्शियन लैंग्वेज में होता था, फ़ारसी भाषा में होता था। लेकिन लोकल लेवल पे जो था वो लोकल लैंग्वेजेस को भी यूज़ किया जा सकता था। फिर इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं सीमाओं के परे, अक्रॉस द फ्रंटियर्स। इसमें हम ये 3 टाइटल्स के बारे में मुझे आपको बताना था। पीछे हमने एक टाइटल्स वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बताया था कि जो बादशाह थे, मुग़ल बादशाह, वो कई तरह की उपाधियाँ, टाइटल्स जो थे वो अडॉप्ट किया करते थे। तो और साथ में जो कर्मचारी अधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनको भी उपाधियाँ मिला करती थी, टाइटल्स मिला करते थे। टाइटल्स जो थे वो 2 तरह से गेन किए जाते थे, या तो ख़रीदे जाते थे या फिर जो है उनको मेहनत करके प्राप्त किया जाता था। तो हम यहाँ पर बादशाहों द्वारा जो टाइटल्स अडॉप्ट किए जाते थे, धारण किए जाते थे, उन 3 टाइटल्स के बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे बादशाह का मतलब होता है राजाओं का राजा, किंग्स ऑफ द किंग, किंग ऑफ द किंग्स। सेकेंड नंबर पे हैं जहांगीर, विश्व पर कब्ज़ा करने वाला, यानी पूरे वर्ल्ड पे रूल करने वाले। तो हम जहांगीर, इतिहास में अकबर के पुत्र को सलीम था जो, उसने ये टाइटल जो था अडॉप्ट किया था, जहांगीर। तो हम जहांगीर के नाम से ही उनको जानते हैं। और इसी तरीके से जो जहांगीर का बेटे थे जिनका नाम शाहजहाँ था, तो उन्होंने भी ये टाइटल जो था वो अडॉप्ट किया था। वैसे तो उनका नाम, पूरा नाम अल आज़ाद अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद था, शाहजहाँ का, लेकिन शायद हम में से बहुत लोगों को उनके यह नाम पता भी नहीं है।
हम उन्हें शाहजहाँ के नाम से ही जानते हैं, तो जिसका अर्थ है विश्व का राजा, द किंग ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ सफ़ावी और कंधार। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी आता भी है। तो अब ये सफ़ावी कौन थे और कंधार का क्या मसला था। तो बेटा सबसे पहले हम हिंदूकुश पर्वत के बारे में जान लेते हैं। हिंदूकुश पर्वत जो कि आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ है, लेकिन उस टाइम हमारे ही देश का पार्ट हुआ करता था। ये पर्वत जो था हमारे देश की रक्षा करता था। क्या था कि बेटा हमारा देश जो है पाकिस्तान की तरफ से हिंदूकुश पर्वत से घिरा हुआ है, नॉर्थ की तरफ हिमालय से घिरा हुआ है, और नीचे जो है ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी से घिरा हुआ है। तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, उस टाइम समुद्र की खोज नहीं हुई थी। मतलब समुद्र के रास्ते से भारत आने का रास्ता जो था वो किसी को पता नहीं था। पता था तो बहुत कम लोगों को ही पता था। मोस्टली जो वॉरियर्स आते थे वो हिंदूकुश पर्वत की तरफ से आते थे। हिमालय इतना ऊंचा था कि उसको क्रॉस करना किसी के बस की बात ही नहीं थी। तो हिंदूकुश पर्वत के रास्ते में दो स्टेशन आते थे, जिसका नाम था काबुल, जो कि आज अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, और कंधार। तो ये वॉरियर्स इन दो रास्तों से आया करते थे। तो अगर भारत को बचाना है तो इन दो शहरों पर, दो जगहों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। जस्ट लाइक ये भारत के प्रवेश द्वार थे। तो इसलिए मुग़ल जो थे अपने देश की रक्षा के लिए जो था काबुल कंधार पर कंट्रोल करना चाहते थे। और जो कंधार था उसमें सफ़ावियों का भी काफ़ी इंटरेस्ट था। सफ़ावी ईरान के जो बादशाह थे उनको बोलते हैं, सफ़ावी किंग्स थे वहाँ के, तो उनका भी कंधार में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इस कारण कंधार जो था सफ़ावी और मुग़लों के बीच में झगड़े की जड़ रहा था, बोन ऑफ द कंटेंशन रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सफ़ावियों ने मुग़लों से अपने रिलेशन कभी ख़राब नहीं किए, उनके साथ हमेशा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना कर रखे, लेकिन कंधार के ऊपर उन्होंने अपना दावा जो था वो बनाए रखा। तो कंधार शुरू में हुमायूं के अधिकार में था, लेकिन जल्दी हुमायूं के हाथ से निकल गया। लेकिन 1595 में अकबर ने इसको फिर से जीत लिया था, चाहे सफ़ावी दावा करते रहे कि ये हमारा है हमारा है। तो 1613 में जहांगीर ने जो था ईरानी शासक शाह अब्बास के दरबार में अपना एक डिप्लोमेटिक एनवॉय, एक अपना मैसेंजर भेजा, दूत भेजा, जिसका एम उन शाह अब्बास को बताना था कि कंधार मुग़लों के पास है, परंतु वो उनको कन्वे करने में सफल नहीं रहा। और 1622 में क्या हुआ कि इन्होंने अटैक कर दिया, सफ़ावियों ने, मुग़ल सेना जो थी उसमें हार गई और किला और नगर जो था वो सफ़ावियों को सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑटोमन एम्पायर के बारे में। ये ऑटोमन एम्पायर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑटोमन साम्राज्य जो था ये अरेबियन कंट्रीज़ की तरफ है। हम ना इस क्वेश्चन में ये देखने जा रहे हैं कि मुग़लों ने देश के बाहर जो कंट्रीज़ थे उनके साथ अपने रिलेशंस कैसे बनाए थे, कैसे बना कर रखे थे। जैसे सफ़ावियों के साथ हमने देखा तो उनके झगड़े होते रहे थे, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के साथ जो थे मुग़लों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। रीज़न ये था कि यहाँ पर मक्का और मदीना जैसे पवित्र पिलग्रिमेज थे, तीर्थ स्थान थे। और आपको पता है कि मुसलमानों का जो सबसे पवित्र स्थान है वो मक्का मदीना है। तो यहाँ पर इसलिए भी मुग़लों ने इनके साथ रिलेशन अच्छे बनाए, ताकि उनके देश के लोग जो हैं वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के मक्का मदीना जा सकें। और इस एरिया में जो था बिज़नेस को भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया। और यहाँ पर एक सी पोर्ट था जिसका नाम अदन मदीना था, लाल सागर की तरफ ये पड़ता था। तो यहाँ पर जो थी प्रीशियस चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था, और जितना भी प्रॉफिट होता था यहाँ पर फ़कीरों में बांट दिया जाता था। परंतु जब औरंगज़ेब को इस बात का पता चला तो उसने ये कहा था कि जितना भी वहाँ से प्रॉफिट होता है
उसे भारत लाया जाए। और ये कहा गया कि भारत भी ईश्वर का घर है, जैसे कि मक्का है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना ही है प्रॉफिट तो यहाँ आकर किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ लास्ट टॉपिक आज का, मुग़ल दरबार में जेसुइट प्रचारक। ये जेसुइट प्रचारक कौन थे? ईसाई धर्म को फैलाने वाले जो पादरी यानी जो फादर लोग होते हैं उनको जेसुइट प्रचारक कहते थे। अगर हम मुग़लों के बारे में यूरोपियंस के अकाउंट्स पढ़ें तो उनमें सबसे पुराने विवरण जो हैं वो इन जेसुइट प्रचारकों के ही हैं। 15वीं सेंचुरी में आप सबको पता होगा कि भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने कर ली। जिस इंसान ने खोज की थी उसका नाम वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में उसने इसकी खोज की थी। उसके बाद पुर्तगालियों को भारत का रास्ता पता चल गया। उसके बाद बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ जो थी भारत के साथ बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत आई। तो सबसे पहले आने वाली यूरोपियन जो ये यूरोपियंस थे वो पोर्तुगीज़ ही थे। उन्होंने यहाँ पर अपने ट्रेड सेंटर्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए। उनका जो सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था वो गोवा था। आपको पता होगा कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन पूरी तरह से आज़ाद 1962 में जाकर हुआ था। क्यों? क्योंकि गोवा जो था वो 47 के बाद भी पोर्तुगीज़ के अंडर रहा था। तो 62 में पुर्तगालियों से गोवा को छुड़ाया गया था और तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ था। फ़िलहाल हम बता रहे हैं कि पुर्तगालियों ने यहाँ पर कई ट्रेड सेंटर्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए और जो जेसुइट धर्म प्रचारक थे वो उन्होंने भारत में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए जो था वो अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। और अकबर जो था वो ईसाई धर्म के बारे में जानना चाहता था। हम सभी को पता है कि अकबर जो थे वो अपने सेकुलरपन के कारण, अपनी धार्मिक सहनशीलता के कारण हिस्ट्री में महान मुग़ल बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने राज्य में जो था एक सेकुलर कंट्री का यानी धर्मनिरपेक्ष का माहौल बनाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि हर कोई भी धर्म अडॉप्ट कर सकता है, बस कंडीशन है कि वो राज्य के लिए खतरा ना बने। तो अकबर को ना सभी धर्मों के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट था। उसने अपनी न्यू कैपिटल फ़तेहपुर सीकरी में स्पेशली एक बिल्डिंग बनवाई हुई थी जिसका नाम इबादत खाना था। यहाँ पर अकबर जो था प्राय अलग अलग धर्मों के जो पंडित होते थे, मुल्ला होते थे, उन सबको इनवाइट करते रहते थे और उनकी डिस्कशन को बड़े ध्यान से सुना करते थे। तो उन्होंने जब सुना कि जेसुइट प्रचारक ऐसे एक नए धर्म के प्रचार के लिए आए हैं तो उसने उनको अपने कैपिटल में इनवाइट किया। तो पहला जो जेसुइट शिष्टमंडल था वो जो जेसुइट मिशन था वो 1580 में जो था फ़तेहपुर सीकरी में पहुंचा और वहाँ पर ये लगभग 2 वर्ष तक रहे थे। फिर 2 और शिष्टमंडल, 2 और मिशंस जो थे वो आए थे, दैट इज़ 1591 में और 1595 में। ये लाहौर के मुग़ल दरबार में आए थे। अब हम देखते हैं कि अकबर का इन जेसुइट प्रचारकों के साथ, इन फादर्स के, प्रीस्ट्स के साथ कैसे रिलेशन थे। तो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो कि सार्वजनिक सभाओं में इन लोगों को अकबर के सिंहासन के बहुत ही निकट स्थान दिया जाता था। ये लाइन मैंने स्पेशली लिखी है। आपको याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि जो व्यक्ति बादशाह के जितने नज़दीक होता था, निकट उसका सिंहासन होता था, बैठने की जगह होती थी, वो राजा के उतने ही करीब होता था। तो इन जेसुइट प्रचारकों को राजा के बिल्कुल पास सिंहासन पर बिठाया गया था, सिंहासन के नज़दीक बिठाया गया था। इट मीन्स मुग़ल बादशाह उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, उनको बहुत आदर देते थे, इसलिए ही उनको साथ बिठाया होगा। ये लोग जो थे बादशाह के साथ उनके कैंपेन्स में जाते थे, उनके बच्चों को वो एजुकेट किया करते थे और फुर्सत के क्षणों में उनके साथ धर्म के ऊपर चर्चा किया करते थे। ये जेसुइट प्रचारक जो थे वो यहाँ मुग़ल राज्य में आकर बहुत खुश हुए थे अकबर बादशाह से मिलकर और अकबर बादशाह उनसे मिलकर।
तो इस जेसुइट विवरण जो थे, इन्होंने काफ़ी बुक्स, अकाउंट्स वगैरह लिखे थे। तो इनमें हमें मुग़ल काल के ऑफिसर्स, उनके कार्यों के बारे में, और जो लोकल पब्लिक लाइफ थी, जनजीवन था, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपनी बुक्स में हमें दी है, जो कि हमें मुग़लों को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज का बेटा यही टॉपिक था। मैंने आज आपको एक असाइनमेंट दी है जो इसी वीडियो में से बनाई है मैंने। आप उसको सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लेना। वैसे अगर ये क्वेश्चन आपको बुक में मुश्किल लगें तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, आप इनको भी याद कर सकते हो। आप इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और इनको याद कर लेना। ये अपने आप में पूरे हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट के साथ परसों मिलेंगे। टिल देन बेटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।